नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्रेजी जी गेटर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं दिनेश साहू और आज के वीडियो लेक्चर में हम हमारी इंडियन ज्योग्राफी की 10 क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। हमारी इंडियन ज्योग्राफी की 10 क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत ये आज 30वें नंबर का लेक्चर रहेगा या फिर 30 नंबर का लेक्चर होने वाला है। ठीक है, इसके पहले 29 लेक्चर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। 10 क्वेश्चन सीरीज, इंडियन ज्योग्राफी की 10 क्वेश्चन सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे या फिर कोई आप स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी ज्योग्राफी पूछी जाती है, तो उन सभी एग्जाम के लिए हमारी 10 क्वेश्चन सीरीज बेनिफिशियल होने वाली है। यहाँ पर हम जो भी क्वेश्चन रखते हैं सिलेक्टेड रखते हैं, बहुत कम रखते हैं, और पीवाई क्यूज होते हैं, मतलब प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आगे भी कहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं उन सभी बातों को भी हम इस सीरीज में डिस्कस करते हैं। तो आप हमारी सीरीज को फॉलो जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक का नाम है वो है भारत के बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले ही, लगभग 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, मैंने इसी से रिलेटेड एक डिटेल थ्योरी वीडियो आपके सामने लाया था। आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, है ना। ज्योग्राफी बाय दिनेश साहू सर वाली प्लेलिस्ट में आप जाइए तो आपका इसका बायोस्फीयर रिजर्व वाला डिटेल थ्योरी वीडियो मिल जाएगा। तो आप में से जो भी बच्चे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं वो आप वीडियो देख सकते हैं। फिर यहाँ पर पीवाई क्यूज या फिर एमसीक्यूज को यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व नामक योजना किस वर्ष से कार्यान्वित की जा रही है? ठीक है, भारत सरकार के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम कब लाया गया था? साधारण से ये क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वर्ष 1986 में भारत सरकार के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम लाया गया। और भारत का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व था वो कौन सा था? 1986 में ही बना था, है ना। इसको क्या बोलते हैं? नीलगिरी संरक्षित क्षेत्र। ठीक है, नीलगिरी संरक्षित क्षेत्र भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंतर्गत आने वाला बायोस्फीयर रिजर्व था। आपको याद रखना है कहां पर है। तो 3 राज्यों में देखने को मिलता है नीलगिरी, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। तो ये बात भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। आगे और भी हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित कूट को सुमेलित करना है। यहाँ पर आपको 4 बायोस्फीयर रिजर्व दिए हुए हैं और यहाँ पर 4 स्टेट या फिर 4 राज्य यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो आपको मैच करना है कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में लोकेटेड है या फिर स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले सिमलीपाल उड़ीसा में, सिंपल सा है, तो एक का हो जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है, 3 लिख दिया हमने। अगला है अगस्त्यमलाई, तो ये केरल में है ना। केरल और तमिलनाडु में राज्य में ये पड़ता है, पर ज्यादातर हिस्सा इसका केरल राज्य में ही आता है। कोल्ड डेजर्ट ये कहां पर आता है? तो हिमाचल प्रदेश में आता है। तो इसका 2 हो जाएगा। इसके अलावा शेषचलम की पहाड़ियां, ये भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि आंध्र प्रदेश में ही आता है। तो इसका 4 हो जाएगा। 3 1 2 4। ठीक है, 3 1 2 4। इसका बी आंसर बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 1 2 4। सिमलीपाल कहां पर है? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सिमलीपाल उड़ीसा में है, एक बायोस्फीयर रिजर्व है। अगस्त्यमलाई केरल और तमिलनाडु में है, ज्यादातर हिस्सा इसका केरल में ही आता है। कोल्ड डेजर्ट ये हिमाचल प्रदेश में आता है। ये सबसे नॉर्थ, है ना, सबसे नदर्न मोस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है भारत का। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और शेषचलम की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वर्तमान में भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है? ठीक है, नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व भारत में कितने हैं? तो ये भी काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व या फिर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत में देखने को मिलते हैं। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी। ठीक है, भारत में टोटल कितने? 18 बायोस्फीयर रिजर्व या फिर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें से 12, है ना। याद रखना, ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। टोटल भारत सरकार के द्वारा जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं उनकी संख्या 18 है। इनमें से 12, है ना, यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो प्रोग्राम है ना, यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। ठीक है, रिजर्व प्रोग्राम,
ये यूनेस्को का एक प्रोग्राम है। आप सुनते होंगे ना कि इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को में शामिल है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम का नाम है, इसी प्रोग्राम में ये सारे जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनको शामिल किया जाता है, ठीक है। तो यूनेस्को में 12 शामिल हैं 18 में से। यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मेरा थ्योरी वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो ये प्रोग्राम आया था 1971 में आया था, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ए ही सही हो जाएगा, कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व। ये आपको कहां पर, गुजरात राज्य में देखने को मिलता है ना। सबसे पश्चिमी बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पश्चिमी बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो कच्छ का रण जो बायोस्फीयर रिजर्व है या फिर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, ये सबसे बड़ा भी है और सबसे पश्चिमी भी है। आपको इस बारे में याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है ना। 12,454 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है। चूंकि अब सबसे बड़ा है तो इसका एरिया भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो गुजरात राज्य में 12,454 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यह जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये फैला हुआ है, आपको याद रखना है, ठीक है। यहां पर देख लीजिए, ये गुजरात राज्य है, कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व। 2008 में भारत सरकार ने इसको बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया था, ठीक है। सबसे बड़ा है, इसका एरिया भी यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। 454 किलोमीटर, 12,454 वर्ग किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, उसको ओपन करेंगे, तो आपको बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट मिल जाएंगे जो कि अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा पढ़ाए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अच्छी फैसिलिटी ये है कि आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी अवेल कर सकते हैं। मान लीजिए आप इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं तो हर एक सब्जेक्ट के फाउंडेशन कोर्सेज आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाते हैं जो कि अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा पढ़ाए गए हैं। तो इनको आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन पर मुझसे इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और ज्योग्राफी के कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DSCGT कूपन कोड को भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं हमारे कोर्सेज में, जैसे कि लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टडी मटेरियल मिल जाता है, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं और 1 ईयर की लगभग वैलिडिटी यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो एक बार आप हमारी एप्लीकेशन को विजिट जरूर करें, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा सिर्फ आप जीएस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, जीएस पढ़ना चाहते हैं, तो जीएस का भी एक आरंभ बैच जिसको हमने नाम दिया, तो ये जीएस का एक फाउंडेशन बैच है, ठीक है। यहाँ पर आपको लगभग 11 सब्जेक्ट मिल जाते हैं, 11 सब्जेक्ट प्लस मंथली करंट अफेयर की ई बुक मिल जाती है। तो बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के लिए एक फाउंडेशन कोर्स है, इसको भी आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारी एक और एप्लीकेशन है क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन, यहाँ पर भी डिफरेंट सब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं। इन सभी कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम को यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी है ना। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको डिस्कस कराया। तो 12 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं। टोटल भारत में कितने हैं, अभी मैंने आपको डिस्कस कराया, टोटल 18 हैं, ठीक है। 18 में से 6 को छोड़ करके 12 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जिनको यूनेस्को ने अपने मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल किया हुआ है, जो कि 1971 में स्टार्ट किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिटेल में आप पढ़ लीजिए, एक बार मेरा डिटेल थ्योरी वीडियो जरूर देख लीजिए, उसमें मैंने सारे पॉइंट्स बहुत ही डिटेल में कवर किए हुए हैं, ठीक है। देखिए एमपीपीएससी एमपी का जो पीसीएस एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज का, वहां पर ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है,
तो पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको ये डिस्कस करा दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। नीलगिरी, नीलगिरी की आपने पहाड़ियां पर्वत जरूर पढ़ी होंगी, मैंने ज्योग्राफी में अक्सर आपको पढ़ाई हैं ये चीजें, है ना, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में। तो जो नीलगिरी माउंटेन है बच्चों, जब इसको हम पढ़ते हैं, अब आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है पहले कि जो नीलगिरी है इसकी सबसे ऊंची माउंटेन पीक कौन सी है ना, इसकी माउंटेन पीक सबसे ऊंची कौन सी है और उसकी हाइट कितनी है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो जब हम नीलगिरी माउंटेन को बच्चों पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं कि दक्षिण भारत में केरल, उसके ऊपर कर्नाटक और उसके साइड में आप देखेंगे तमिलनाडु, ये तीन राज्यों की बॉर्डर पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां पर आकर के मिलते हैं, यहां पर आपको नीलगिरी माउंटेन देखने को मिलता है। तो इसी माउंटेन के आसपास का जो क्षेत्र है, बहुत सारे नेशनल पार्क, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है। तो इन्हीं को ही संयुक्त रूप से नीलगिरी संरक्षित क्षेत्र या फिर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है 1986 में। भारत सरकार के द्वारा घोषित किया हुआ पहला ये बायोस्फीयर रिजर्व था। तो आपको याद रखना है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, इन तीन राज्यों में ये फैला हुआ है। तो ए आंसर ही इसका सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, क्योंकि पहला बायोस्फीयर रिजर्व है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। देख लीजिए डिटेल, ये तीन राज्यों में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। 1986 में भारत सरकार के द्वारा इसको घोषित किया गया था। इसके अलावा 2000 में, वर्ष 2000 में यूनेस्को द्वारा इसको अपने मैन एंड जो इनका बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम था उसमें ये शामिल किया गया, ठीक है। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या हैं बच्चों, मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में फिर से समझा देता हूं। बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या हैं, ये जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं, बायोडायवर्सिटी वाले क्षेत्र होते हैं। जिस किसी क्षेत्र को भी बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया जाता है तो वहां पर पूरा का पूरा जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इकोसिस्टम होता है, उसको ही रिजर्व संरक्षित कर दिया जाता है। मान लीजिए वहां पर कोई नदी है, कोई जलाशय है, पर्वत है, पहाड़ है, वन है, जीव जंतु हैं, यहां तक कि कोई जनजाति, मानव अधिवास है ना, यहाँ तक कि वहां पर जो मानव अधिवास होता है, ऐसा होता है ना कि बहुत सारी जनजातियां होती हैं जो कि बहुत ही पुराने समय से जंगलों में रह रही हैं या फिर उसके आसपास रह रही हैं, वहां पर ही खेती करती हैं, तो उनको भी प्रोटेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसको ही हम बोलते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो ये जितनी भी डिटेल है आपको याद रखना है, इसका एरिया भी याद रख लेना, चूंकि पहला है तो 5520 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, और जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बच्चे फिर फंस जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना डिटेल में नहीं पढ़ते, ठीक है। हालांकि सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम में ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो कौन सा यूनेस्को की धरोहर में शामिल नहीं है, मैंने आपको बताया था टोटल 12 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। तो पचमढ़ी तो शामिल है, ठीक है, यहां पर नहीं पूछ रहा है, जब भी नहीं आए तो उसको मार्क कर जरूर करना है, ठीक है। नौकरेक भी शामिल है, डिब्रू सैखोवा यहां पर शामिल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। और मन्नार की खाड़ी भी यहां पर शामिल है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्या बोल रहा है, फिर से मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व धरोहर, या फिर ऐसा बोल सकते हैं यूनेस्को के जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है उसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो 6 शामिल नहीं है, मैंने अभी आपको बताया, उसमें से कौन सा, डिब्रू सैखोवा जो कि भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है, यह यूनेस्को के कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं है। बाकी के जो 3 हैं ये शामिल है। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ये सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है, 765 स्क्वायर किलोमीटर, है ना, स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो ये पॉइंट भी बच्चों याद रखना, काफी महत्वपूर्ण है ना। इसके अलावा पचमढ़ी की यदि हम बात करेंगे तो ये 2009 में, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, 2009 में यूनेस्को के कार्यक्रम में शामिल हुआ। नौकरेक भी 2009 में यूनेस्को के कार्यक्रम में शामिल हुआ था, आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मन्नार की खाड़ी की यदि हम बात करेंगे तो ये 2001 में यूनेस्को के कार्यक्रम में शामिल हुआ था। तो ये जितने भी पॉइंट हैं आपको याद रखना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए यहां पर देख लीजिए, नौकरेक 1988 में भारत सरकार के द्वारा घोषित किया गया, मेघालय राज्य में है, यूनेस्को ने इसको 2009 में घोषित किया, लाल पांडा के लिए जाना जाता है। पचमढ़ी है, मध्य प्रदेश राज्य में आपको देखने को मिलता है, यूनेस्को ने 2009 में अपने कार्यक्रम में शामिल किया, 1999 में भारत सरकार के द्वारा इसको बनाया गया। मन्नार की खाड़ी एक जलीय, आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो जल में स्थित बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। तो ऐसा याद रखना है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये जल क्षेत्र में भी स्थित हो सकते हैं, ठीक है। तो मन्नार की खाड़ी उनमें से एक ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है। 1989 में भारत सरकार के द्वारा घोषित किया गया और 2001 में यूनेस्को के द्वारा इसको सूचीबद्ध किया गया। तमिलनाडु राज्य में आता है और समुद्री गाय के लिए ये जाना जाता है। तो ये सारी पॉइंट भी आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम की शुरुआत कब से की? ठीक है, एमपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है 1971 में, अभी मैंने आपको डिस्कस करा दिया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला है, अचान कमार अमरकंटक, इसका पूरा नाम क्या है? अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व किन राज्यों में स्थित है? ठीक है, अमरकंटक से आपको याद आना चाहिए, यदि आपने मुझसे ज्योग्राफी पढ़ी है तो अमरकंटक से आपको हर चीज याद आ जाना चाहिए। क्या क्या याद आना चाहिए? कि सबसे पहली बात तो जो सतपुड़ा रेंज है ना, सतपुड़ा का जो पूर्वी विस्तार है मेकल, वहां पर ही आपको अमरकंटक, प्लेट्यू अमरकंटक देखने को मिलता है। यहाँ से नर्मदा और सोन नदियां निकलती हुई इस प्रकार से दिखाई देती हैं। ठीक है, एक हिल स्टेशन, एक पर्वतीय नगर है, आप ऐसा बोल सकते हैं, पर्वत में बसा हुआ क्षेत्र है, आप ऐसा यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, हिल स्टेशन तो नहीं बोलेंगे इसको। ठीक है, तो ये कहां पर है बच्चों, किन राज्यों में देखने को मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, मध्य प्रदेश है ना, और मध्य प्रदेश से लगा हुआ राज्य छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से ही अलग होकर के बना था 2000 में। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अचान कमार अमरकंटक जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये स्थित है। काफी महत्वपूर्ण है, बार बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यूनेस्को में यह 2012 में शामिल हुआ था। तो एक ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की धरोहर में कब शामिल हुआ, ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए, कहीं से भी एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और बना कब था? तो 2005 में भारत सरकार के द्वारा इसको बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था, और यूनेस्को ने 2012 में इसको अपने कार्यक्रम में शामिल किया। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपको अमरकंटक देखने को मिलेगा। अचान कमार अमरकंटक 2005, यूनेस्को में 2012 में शामिल हुआ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है या फिर सिचुएटेड है? मन्नार की खाड़ी तो कहां पर है भैया? दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य में आपको मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलता है, जो कि समुद्री गाय के लिए जाना जाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी इसके बारे में डिस्कस कराया था, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शेषचलम की पहाड़ियां बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में आपको शेषचलम की पहाड़ियां जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये देखने को मिलता है। अभी थोड़ी देर पहले पहले ही क्वेश्चन में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो 2010 में इसको भारत सरकार के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं, शेषचलम की पहाड़ियां बायोस्फीयर रिजर्व 2010 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, 2010 ही मैंने बताया ना। हाँ, इसके अलावा शेषचलम की पहाड़ियां जो दक्षिण भारत के दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में विस्तारित है, इसी पहाड़ी पर तिरुपति का मंदिर भी स्थित है। तो ये आंध्र प्रदेश राज्य यहां पर ही देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तर में स्थित बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों, है ना, सबसे नॉर्थ, सबसे साउथ, सबसे ईस्ट, सबसे वेस्ट। ठीक है, अब मैं इसका चूंकि डिटेल में थ्योरी वीडियो पढ़ा चुका हूं, तो आपको बताना है सबसे दक्षिण में स्थित बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो सबसे पहले उत्तर की बात करेंगे, तो अभी भी मैं आपको एक पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में इसका आंसर दे चुका था। ठीक है, बात बात में, तो कोल्ड डेजर्ट जो कि हिमाचल प्रदेश में है ना, हिम तेंदुए के लिए जाना जाता है। तो यही भारत का सबसे नदर्न मोस्ट या फिर सबसे उत्तर में स्थित क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके बारे में आपको याद रखना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए ऐसे घुमा घुमा करके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको हर प्रकार से तैयार रहना चाहिए कि कैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। बच्चे इन सभी चीजों पर ध्यान नहीं देते, ठीक है, और फिर एग्जाम में फंस जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? टोटल 18 हैं भारत में, जिसमें से 12 यूनेस्को में शामिल हैं, और टोटल 3 यदि हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश राज्य से 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। आपको याद रखना है कौन कौन से हैं। तो एक तो आपको पचमढ़ी देखने को मिलता है ना, पचमढ़ी देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा आपको पन्ना देखने को मिलता है। ठीक है, और एक आपको अभी बताया था मैंने, अचान कमार अमरकंटक, अमरकंटक, अचान कमार अमरकंटक। तो ये 3 जो हैं बच्चों, ये आपको मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। 3 बायोस्फीयर रिजर्व, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि भारत सरकार के द्वारा ये कब कब घोषित हुए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, समुद्री स्तनपाई डुगोंग, काफी महत्वपूर्ण है ना, समुद्री गाय जिसको हम बोलते हैं, इसका नाम क्या है? डुगोंग के लिए जाना जाता है, या फिर समुद्री स्तनपाई डुगोंग किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मेंशन कर लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, यहां पर समुद्री गाय
मतलब इस समुद्री गाय के लिए जाना जाता है, फिर डुगोंग के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है, तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत ये देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व, अभी बताया मैंने आपको, डिब्रू सेखोवा, जो कि पूर्वोत्तर राज्य में हमें देखने को मिलता है। तो यहां पर ही अब आपको पूर्वोत्तर राज्य का नाम बताना है। ठीक है, किस पूर्वोत्तर राज्य में आपको ये बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्षेत्रफल भी इसका बताया था। ठीक है, तो राज्य आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि सबसे छोटा जो ये डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व है, ये किस राज्य में सिचुएटेड है या फिर लोकेटेड है, इसका आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, तो बच्चों ये 15 क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस करा दिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन, सारे जो बायोस्फीयर रिजर्व है लगभग हमने कवर यहाँ पर कर लिए हैं। इसके अलावा यदि आप डिटेल्ड में डिटेल लेक्चर इसका चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, कुछ समय पहले ही ये लेक्चर काफी डिटेल में डिस्कस किया था। तो आपको ज्योग्राफी बाई दिनेश साहू वाली जो प्लेलिस्ट है हमारी क्रेजी जी के ट्रिक में, तो वहां पर आप जाइए और आपको ये लेक्चर मिल जाएगा, तो वहां पर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। यदि आप मुझसे डिटेल में ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरे रिकॉर्डेड और लाइव बैच मिल जाएंगे, तो वहां पर आप मुझसे ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट सब्जेक्ट भी आप अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी से पढ़ सकते हैं। आप हमारी रूट एप्लीकेशन को एक बार डाउनलोड जरूर कर लीजिए और एक बार विजिट जरूर कर लीजिए प्ले स्टोर से। ठीक है, चलिए, तो आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए। कोई सुझाव है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। यदि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे या फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।